नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं पैनामा कैनाल की हिस्ट्री के बारे में। तो पैनामा कैनाल, जो देश पैनामा के पीछे उसका नाम रखा गया है, ये एक सेंट्रल अमेरिका में स्थित बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और इसका इतिहास भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यूपीएससी यहां से कई तरह के सवाल बना सकती है रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड द करंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द एंटायर कैनाल। तो न्यूज में ये इसीलिए आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि कुछ ही दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रूथ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पैनामा को लिटरली धमकी दी है कि आप हमारे पैनामा कैनाल के साथ हस्तक्षेप मत करिए, ये हमने बनाया था, हमारे 38,000 यहां पे लोग मारे गए थे, $1 में हमने आपको ये बेच दिया था। ये काफी बातें गलत है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और इसमें अभी चाइना का कंट्रोल हो रहा है और हमारे से ज्यादा टोल वसूला जा रहा है या ज्यादा फीस वसूली जा रही है। इस तरह की शिकायत डोनाल्ड ट्रंप को अभी रिसेंटली रही है। अब पैनामा कैनाल होता क्या है? तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में अगर कहें, एक कैनाल है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन दोनों के अंदर एक कनेक्शन बनाकर, एक वाटरवे बनाकर इस कैनाल के द्वारा दो एरियाज को, दो वाटरवेज को जोड़ा जा रहा है और ये ग्लोबल शिपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पॉज करके यहां पढ़ सकते हैं, मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पैनामा की लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दो बड़े महाद्वीपों को जोड़ने वाला यह क्षेत्र है। इस पूरे एरिया को हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो के अंदर एल सल्वाडोर की बात करी थी, वो देश यहां पर स्थित है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज पैनामा के बारे में। तो ये भी सेंट्रल अमेरिका का देश है और इसकी खासियत यही है कि यहां पर पैनामा कैनाल है। इसके अलावा और कोई फीचर के लिए इसे नहीं जाना जाता है दुनिया में। और इसका मकसद क्या है बनाने का? तो देखिए, इनिशियली इसका मकसद था कि यूएसए का ईस्ट कोस्ट, उनका पूर्वी तट, उनके पश्चिमी तट से कनेक्ट हो सके। तो पश्चिमी और पूर्वी तट अगर यूएस के बीच में कोई जहाज जाता है तो उसे पुराने रास्ते से 21,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो पैनामा कैनाल का इस्तेमाल करता है तो ये यात्रा 1/3 रह जाती है, लगभग 8,400 किलोमीटर की। एंड इट इज अ वेरी शॉर्टर रूट। तो यूएस की इकोनॉमी के लिए ये काफी क्रूशियल है क्योंकि उनके ज्यादातर बड़े शहर, बड़े पोर्ट्स या बड़ी इंडस्ट्रीज या तो पूर्वी तट पर स्थित है या फिर यहां कैलिफोर्निया वाले पश्चिमी तट पर। तो इन दोनों को कनेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्लोबली भी अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो यहां से बहुत सारे कंट्रीज अपना व्यापार करते हैं। ऑलमोस्ट 170 देश इस कैनाल का इस्तेमाल करते हैं हर साल। 180 रूट्स को, डिफरेंट रूट्स को एक कनेक्ट करता है। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का, यानी कि समुद्री व्यापार का लगभग 5% यहां से हर साल गुजरता है। 270 से 300 बिलियन डॉलर के वर्थ के बीच में कार्गो की वैल्यू होती है और 2023 में यहां 14,000 जहाजों ने इसे क्रॉस किया था। लेकिन इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 72% जहाज जो इसको क्रॉस करते हैं वो या तो अमेरिका से निकले हैं या अमेरिका ही जा रहे हैं। तो अमेरिका यानी कि यूएसए के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है और इसे इन्होंने ही बनाया था। आगे इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। तो उनके डिफेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आज सुबह का वहां का ट्रैफिक देखा था, तो आप देखिए अभी भी ग्लोबल ट्रैफिक काफी हद तक पैनामा कैनाल से गुजरता है और ये एक ग्लोबल चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर अगर आप थोड़े से एरिया को कंट्रोल कर लो तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रैफिक शिप्स का आप रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुएज कैनाल, पैनामा कैनाल, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, स्ट्रेट्स ऑफ एडन, ये सभी चोक पॉइंट्स कहे जाते हैं और इसीलिए इनको लेकर इतनी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अब आगे बढ़ें उससे पहले याद रखिए कि अनअकैडमी का यूसीएससी, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आ रहा है। इट इज द लास्ट यूसीएससी ऑफ द ईयर। ये आने वाला है दिसंबर 29 को सुबह 11 और 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। यूपीएससी के पैटर्न पर होता है। इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्टर कीजिए, लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन यहां पर टीचर्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टीम के टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और 3 भाषाओं में ये कोर्स अवेलेबल है। तो एक है इंग्लिश, यानी कि प्योर इंग्लिश में, बोला भी इंग्लिश में जा रहा है, लिखा हुआ भी इंग्लिश में है। दूसरा है हिंदी, समझाया भी हिंदी में जा रहा है, लिखा हुआ भी हिंदी में है। और तीसरा है इंग्लिश, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। टेक्स्ट लिखा हुआ स्क्रीन पर इंग्लिश में है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं हिंदी में। इस तरह के तीनों प्रकार के बैचेस यहां पर मौजूद हैं जो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। ऑप्शनल के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, इनको आप जरूर चेकआउट कीजिए, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी मेंस क्लियर करके, तो आप हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, बेसिक पॉइंट्स आप सभी को शायद पता होंगे, स्कूल टाइम से याद होगा कि पैसिफिक अटलांटिक को जोड़ते हैं। अब वो नॉलेज भूल जाओ तो आपको यूपीएससी के लिए कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी।
सिर्फ लर्न करने से या रटने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अनलर्न सम थिंग्स। तो पैसिफिक और अटलांटिक बहुत ही सिंपल है, 8वीं 9वीं के जीके का क्वेश्चन है, यूपीएससी आपसे पूछेगा तो आपसे उम्मीद रखेगा कि आपको मालूम हो कि दो वाटर बॉडी जो पैनामा कैनाल जोड़ता है उनका नाम है कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ पैनामा। हाँ, मोटे तौर पे ये भी पैसिफिक और अटलांटिक से ही जुड़े हुए हैं, बट स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आता है कैरिबियन सी, यानी कि इसके उत्तर में। अच्छा, दिशा भी थोड़ा ध्यान से देखना, कई बार हम मैप देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा है सेंट्रल अमेरिका, यानी कि यहां पर साउथ अमेरिका है, यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, और ये बिल्कुल ऐसा है। तो ये वाली दिशा हो गई वेस्ट, आई एम सॉरी ईस्ट, और ये वाली हो गई वेस्ट, तो ये ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां की ज्योग्राफी थोड़ी सी टेढ़ी है, स्ट्रेट नहीं है। आप देखें तो इसका ओरिएंटेशन पैनामा देश का ईस्ट टू वेस्ट है, तो ये जो कैनाल है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है, तो इसीलिए आप देखोगे कि ये नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर रहा है। तो इसके उत्तर में, कैनाल के उत्तर दिशा में आ जाएगा कैरिबियन सी और दक्षिण में आ जाएगा गल्फ ऑफ पैनामा। कुछ और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल मार्कर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। 3 शहर जो इस कैनाल के आसपास में स्थित हैं, तो इसके उत्तरी हिस्से पे, यानी कि जो अटलांटिक या कैरिबियन सी से इसे जोड़ रहा है, वो है क्रिस्टोबाल और कोलोन। ये 2 इंपॉर्टेंट शहरों के नाम याद रखिए, क्रिस्टोबाल और कोलोन। यहां पर बड़े बड़े पोर्ट्स स्थित हैं। और दक्षिण में है पैनामा सिटी, जो कि इस देश की राजधानी भी है और एक बहुत बड़ा शहर है जो इसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। पैनामा देश के पड़ोसियों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका दक्षिणी बॉर्डर, तो वैसे आपको लगेगा कि साउथ अमेरिका साउथ में होगा, लेकिन नहीं, ये इसका ईस्ट वाला बॉर्डर है। तो इसके ईस्ट में जो देश स्थित है वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया इसका ईस्ट में पड़ोसी है, और यहां पर इसका पड़ोसी है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका इसका पड़ोसी है वेस्ट में। तो नॉर्थ अमेरिका वाला देश कौन सा हो गया? कोस्टा रिका, और साउथ अमेरिका वाला देश इसका पड़ोसी हो गया कोलंबिया। कुछ कैनाल की टेक्निकल डिटेल्स भी याद रखिए, वैसे बहुत ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जहाज पैनामा कैनाल को क्रॉस कर सकता है उसे कहा जाता है पैनामैक्स, और जो जहाज इसे क्रॉस नहीं कर सकता उसे सुपर पैनामैक्स कहा जाता है। यानी कि इस चौड़ाई और लंबाई से बड़े जो जहाज हैं वो सुपर पैनामैक्स हो जाते हैं, और जो जहाज पैनामा कैनाल को क्रॉस करके जा सकते हैं उन्हें पैनामैक्स कहा जाता है। तो पैनामैक्स जहाज जो है बहुत लंबे समय तक एक स्टैंडर्ड हुआ करता था शिपिंग में, कि अगर जहाज बनाओ तो इतना ही बड़ा बनाओ कि पैनामा कैनाल को क्रॉस कर जाए, वरना फिर वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा तो लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, थोड़े लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन अब क्या करा है इन्होंने, कुछ नए लॉक्स बना दिए हैं जिसके कारण ये पैनामैक्स की साइज अब बढ़ गई है, तो इसे कहा जाता है अब नियो पैनामैक्स। अब ये लॉक्स क्या है आगे आपको बताता हूं, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एक और कैटेगरी आ गई है जहाजों की जिसे कहा जाता है नियो पैनामैक्स, जो पैनामा कैनाल के एक्सपांडेड वर्जन, उनके नए बनाए गए एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। तो बजट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखो कि कब चालू हुआ था, 1914 में ये फाइनली चालू होता है, और 1914 से लेकर 1977 तक इसे अमेरिका पूरी तरह कंट्रोल करता था। कैसे, आगे आपको बताऊंगा। ये एक नॉर्मल पैनामैक्स जहाज है, तो कुछ इस तरह से जहाज इस कैनाल को क्रॉस करते हैं। यहां पर जो लॉक्स बने हुए हैं जिनको मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, उनमें ये जहाज धीरे 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 इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। अब ये कैनाल बनाया तो था यूएसए ने, 1977 तक पैनामा के पास नहीं था। पैनामा देश इसको कंट्रोल नहीं करता था, उनके देश में ये कैनाल था लेकिन उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता था यूएसए के द्वारा, और कैनाल के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कैनाल जोन कहते थे। उसमें पूरा रेगुलेशन, मिलिट्री, पुलिस सब कुछ अमेरिका का चलता था। 1977 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वहां के जो मिलिट्री लीडर थे टोरियोस, उनके साथ मिलकर एक संधि करी, जिसके तहत यह कहा गया कि अगले 20 सालों में धीरे धीरे पूरा कंट्रोल आपको सौंप दिया जाएगा, और 99 से इस कैनाल का पूरा कंट्रोल पैनामा देश के पास में है। और यूएसए के पास अभी भी लेकिन यह अधिकार है कि वो अपने देश की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए इस कैनाल में हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। बेसिकली कैनाल उनको एक शर्त पर दिया गया था कि आप कभी भी किसी तीसरे पावर को यहां पर हावी नहीं होने दोगे। मान लो आपको चाइना ने आकर कह दिया कि हम कैनाल खरीद रहे हैं, तो आप उसे बेच नहीं सकते, या आपको आकर फ्रांस ने कह दिया कि कैनाल हमें दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। न्यूट्रलिटी मेंटेन करी जाएगी और अमेरिका के हितों की रक्षा हमेशा करी जाएगी। आप कभी भी अमेरिका को मना नहीं करोगे कि उसके जहाज यहां से क्रॉस नहीं कर सकते। अब इस कैनाल के इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा एरिया है पैनामा, सेंट्रल अमेरिका, इसे एक समय में न्यू वर्ल्ड कहा जाता था, क्योंकि यूरोप के देशों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स यहां पर जब पहुंचे थे 15वीं सेंचुरी में, तो उसके बाद उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा खजाना है, इसे आपस में हम बांट लेते हैं। तो स्पेन और पोर्चुगल के राजाओं ने 1494 में एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियास। ये एक शहर का नाम है टोर्डेसिया, वहां पर ये संधि साइन करी गई थी, और उसके तहत उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हम बांट लेते हैं। हाँ, हमारी पूरी दुनिया है। पोर्चुगल ने कहा कि इस लाइन के इधर इधर जो भी एरिया है वो हमारा, और स्पेन को कहा कि उसके उधर उधर वाला जो भी एरिया है वो तुम्हारा। तो
तो यहां पर तुम कभी आकर कॉलोनी नहीं बसाओगे और यहां पर हम आकर कॉलोनी नहीं बसाएंगे। तो इन दोनों ने आपस में ये समझौता कर लिया। उसके बाद क्या होता है, स्पेन को ये पूरा एरिया मिल गया। इसीलिए 15, 16 और 17 सेंचुरीज में स्पेन ने अपना यहां पर एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया। तो स्पेन के कॉन्क्विस्टाडोर हैं, जैसे हमारे यहां पर वास्को डिगामा जैसे लोग आए थे, वैसे वहां पर वास्को नूनेज डी बाल्बोआ जैसे लोग गए थे। तो नाम याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा, वहां के बच्चों को याद रखने दो। मैक्सिको पीसीएस और पनामा पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। तो एक आदमी था कॉन्क्विस्टाडोर, मतलब एक नेवल एक्सप्लोरर और एडमिरल था। ये जाता है, इसने पहली बार इस्थमस ऑफ पनामा को क्रॉस किया। इस्थमस क्या होता है, वो लैंड मास, वो छोटा सा एरिया जो दो बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है, उसे कहते हैं इस्थमस। तो उसने आइडिया दिया सबसे पहली बार, नक्शा वगैरह तैयार किया यहाँ का और कहा कि क्यों ना हम अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट कर दें यहाँ पर एक कैनाल बनाकर। तो आइडिया बहुत पुराना है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना मुश्किल था। उसने जाकर फंडिंग मांगी स्पेन के एम्परर से। स्पेन के एम्परर ने कहा कि नहीं, बहुत पैसा लगेगा, तो इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में स्कॉटलैंड ने, जी हाँ, ये वो स्कॉटलैंड है जो आज इंग्लैंड के अधीन है, लेकिन एक समय इसके भी बड़े अरमान थे, इसने भी कॉलोनीज बनाने की कोशिश करी थी नॉर्थ अमेरिका में। तो स्कॉटलैंड ने जाकर यहां पर कैनाल बनाने की कोशिश करी, ये भी फेल हो गए। उसके बाद आती है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, यानी कि सन 1800 वाला टाइम है, 1800s वाला टाइम है। अब यूएसए एक उभरता हुआ पावर था, यूएसए एक नया नया देश था और उसकी पावर बढ़ रही थी। और इन्होंने रिसेंटली ईरी कैनाल बनाया था। ईरी कैनाल बनाने से ये लोग काफी कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम भी भैया कैनाल बना सकते हैं। तो ईरी कैनाल 1823 या 24 के आसपास चालू हुआ था। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, तो यहां पर आता है लेक ईरी, इसको इन्होंने न्यूयॉर्क से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर एक कैनाल खोदा गया, उसकी खुदाई करी गई और उसे हडसन रिवर से जोड़ दिया। याद रख सको तो रख लेना, वरना चलेगा नहीं रखोगे तो। हडसन रिवर न्यूयॉर्क शहर जिसके किनारे बसा हुआ है, तो ये यहां पर मैप में जो नजर आ रही है, दिस इज द हडसन रिवर और ये है लेक ईरी। इन दोनों को एक कैनाल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। तो फायदा क्या होता है कि ये जो ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, जहां पर बहुत सारी इकोनॉमिक गतिविधियां होती थी, यहां से आप तुरंत अपना सामान न्यूयॉर्क पहुंचा सकते हैं, या फिर न्यूयॉर्क से आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तुरंत इस ग्रेट लेक्स एरिया में पहुंचा सकते हैं। याद रखना, ये वो टाइम है जब रेलवे एग्जिस्ट नहीं करता था। 1820s या 1810s में जब ये ईरी कैनाल बना, उस समय रेलवे का नेटवर्क नहीं था। रेलवे बस जस्ट उभरती हुई टेक्नोलॉजी थी। 1810-15 में तो आया ही था रेलवे, तो अभी तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं आई है। अब आ जाएगी 15-20 सालों में, लेकिन अभी नहीं थी। तो इसीलिए कैनाल वॉज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वॉज द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अमेरिका वाले लोग जो हैं ये काफी कॉन्फिडेंस में थे कि अरे भैया हमने ईरी कैनाल बना लिया, हम भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी समय 1800s की बात है, ये 1810-20 में ये सारे जो स्पेन के कॉलोनीज थे ये आजाद हो गए। ये कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा, निकारागुआ, ये जितने भी देश हैं ये धीरे धीरे आजाद हो गए स्पेन के चंगुल से, और इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। और अमेरिका इन नए नए इंडिपेंडेंट देशों के साथ दोस्ती करना चाह रहा था, उनसे हाथ मिलाना चाह रहा था और उनको अपने कंट्रोल में भी लेना चाह रहा था। दोनों तरीके की दोस्ती थी ये, ठीक है। ये अमेरिका की दोस्ती भी बड़ी खतरनाक होती है। तो अमेरिका को यहां पर लगा कि क्यों ना हम जाकर इनसे बात करें और हम ये कैनाल बना दें। तो जैसे ही ये ईरी कैनाल बनाने जैसे ही ये लोग पनामा कैनाल की बात करने के लिए पहुंचे, तो पता चला वहां पर एक नया देश बन चुका है, उसका नाम था ग्रैंड कोलंबिया। और आज के वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया और पनामा, ये 4 देशों को मिलाकर ये बड़ा देश बनता था। इन चारों देशों ने स्पेन से आजाद होकर अपने आप को कहा कि हम एक ही रहेंगे, एकता में शक्ति है। तो इन्होंने ये पूरा एरिया कंट्रोल किया और यूएस ने आकर इनको कहा कि भैया हमें कैनाल बनाने दो यहाँ पर। तो इन्होंने मना कर दिया कि ना 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 ना, अभी अभी तो हम आजाद हुए हैं, अभी से आपको फिर से इकोनॉमिकली यहाँ इन्वॉल्व कर लेंगे तो स्पेन की जगह आप आकर अपना एम्पायर बना लोगे। तो इनकी बातचीत फेल हो गई, ठीक है। तो यूएसए का डोमिनेंस का इनको डर था, इसीलिए इन्होंने अपना सब फेलियर कर दिया। अच्छा, ये 1844 है। उसके बाद देखो थोड़ा सा ब्रिटेन का भी इंटरेस्ट आया। ब्रिटेन ने कहा कि अमेरिका जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पर फायदा होगा, फायदे का सौदा अंग्रेज कभी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने भी जाकर यहां पर एक कैनाल बनाने की कोशिश करी, लेकिन बना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, केवल बातचीत के स्तर पर सब कुछ विफल हो गया। फाइनली फ्रांस की एक कंपनी और कुछ फ्रेंच लोग आकर यहां पर इनको मनाते हैं, ग्रैंड कोलंबिया के नेताओं को, कि सर हमें कैनाल बनाना चाहिए, इसमें आपका बहुत फायदा है। तो इनको लगा कि हाँ ठीक है, फ्रांस वाले कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली फ्रांस ने सुएज कैनाल बनाया था। 1869 में सुएज कैनाल बनकर तैयार हुआ था एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। उसने व्यापार की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। और इतना सक्सेसफुल कैनाल देखकर इन्हें भी लगा, ग्रैंड कोलंबिया के नेताओं को, कि भैया इजिप्ट जैसा पिछड़ा देश जब तरक्की कर रहा है तो हमें भी ये कैनाल बनाना चाहिए। अच्छा, कंपनी भी वही आई थी जिसने सुएज कैनाल बनाया, वही वाली कंपनी, वही फर्डिनांड डी लेसेप्स जो उसके फाउंडर थे, वो आकर यहां पर कहते हैं पनामा के नेताओं को, या ग्रैंड कोलंबिया देश था उनके नेताओं को, कि सर एक कैनाल बनाते हैं ना, मजा आ जाएगा। तो इनको परमिशन दे दी गई। 1881 में इन्होंने कैनाल बनाना शुरू भी कर दिया यहां पर। लेकिन फर्डिनांड डी लेसेप्स को पता नहीं था कि उसने किस सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, और वो सांप था मलेरिया और येलो फीवर। जी हां, पनामा कैनाल के इतिहास को अगर हम देखें
तो ये हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस या फिर मेडिकल हिस्ट्री से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड है। ये कैनाल नहीं बन पाई फ्रांस के कारण, फ्रांस के द्वारा, सिर्फ एक कारण से, बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल द डिजीज। तो देखिए यहां पर 22,000 लोग मर गए केवल 10-12 साल के अंदर। 81 में इन्होंने काम शुरू किया था, 89 में काम ठप हो गया। 1881 की बात कर रहा हूं मैं, तो आज से लगभग 140 साल पहले 1881 में द वर्क स्टार्टेड एंड विद इन 9 years द वर्क वॉज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। और इस 10 साल के अंदर अंदर यहां पर 22,000 लोग मर गए। और एक और बात बताऊं, ये वो 22,000 लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में मरे थे। फ्रांस के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका रिकॉर्ड रखते थे, जिनकी मृत्यु अस्पताल में हुई। बाहर अगर अपने घर में कोई मर गया तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो एक्चुअली में हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि शायद यहां पर 35 से 40 हजार काम करने वाले वर्कर्स मारे गए। और ये रेट आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि काम करने वाले लोग कितने थे टोटल। तो 80,000 से 1 लाख के बीच में लोग थे। सो एवरी 4 out of 10 पीपल वर डाइंग। हर 10 में से 4 मजदूर यहां पर मर रहा था बीमारी से, या लैंडस्लाइड से, मड स्लाइड से। वर्किंग कंडीशंस इतनी खराब थी, बिजली के झटके लग रहे थे, या फिर लोग गिरकर मर रहे थे। सबसे ज्यादा बीमारी मार रही थी। मैक्सिमम जो डेथ्स थी वो बीमारी के कारण हो रही थी, और उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रही है बीमारी, क्योंकि उस समय जो बीमारी थी उसको डायग्नोज नहीं किया गया था कि ये किसके कारण होती है। उसका हमें एपिडेमियोलॉजी नहीं पता था, और वो बीमारी थी येलो फीवर। तो आज हमें पता है कि ये मच्छर के काटने से होती है। येलो फीवर, मलेरिया दोनों था। तो येलो फीवर बड़ा खतरनाक था, ट्रॉपिकल डिजीज थी, और इतनी ज्यादा बीमारी आ गई कि फ्रांस की कमर टूट गई। जो कंपनी ये बना रही थी वो बैंकरप्ट हो गई। 89 में वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, और उनके इंजीनियर्स भी एक्चुअली में देखो ढंग से बना नहीं पा रहे थे कैनाल को। क्यों नहीं बना पा रहे थे आगे अभी आपको बताता हूं। अच्छा, इस कंपनी ने गुस्ताव आइफिल को भी यहां भेजा। ये वही आइफिल है जिन्होंने आइफिल टावर बनाया और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए फ्रांस में। ये फ्रांस के नंबर 1 सिविल इंजीनियर थे, अपने समय के टॉप मोस्ट इंजीनियर। ये भी फेल हो गए। इन्होंने इतना कुछ किया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आइफिल टावर, सब में इनका योगदान रहा, लेकिन यहां आकर ये भी फेल हो गए। इन्होंने हाथ जोड़ लिए और लेसेप्स की कंपनी को कहा कि सर यहां पे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप यहां पर बोरिया बिस्तर समेट लो। तो फ्रांस ने यहां पर पैसे गवाए। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने, कंपनीज यहां पर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होके गई, और 1894 में सारा काम ठप पड़ जाता है। अब ये काम ठप पड़ गया, लेकिन ये डुएबल था, ऐसा अमेरिका को लगा। तो यूएसए ने 1900s में इसमें फिर से इंटरेस्ट दिखाया। वहां पर उस वक्त एक नए राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट जूनियर। तो इनको कई बार टेडी रूजवेल्ट भी कहा जाता है। तो टेडी रूजवेल्ट जो है ये फॉरेन नीति को लेकर, अपनी विदेश नीति को लेकर बहुत आक्रामक थे, और इनके समय काल में, इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिका ने बहुत एक्सपांशन किया जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर 1। तो टेडी रूजवेल्ट का यहां पर बहुत बड़ा प्लान था कि ये कैनाल अब हम बनाएंगे। लेकिन इन्होंने यूएस आर्मी के इंजीनियर्स को जब वहां भेजा तो उन्होंने बोला कि सर सबसे पहले हमें बीमारी पे कंट्रोल पाना है। अच्छा, इस वक्त तक ये पता चल चुका था कि मलेरिया होता है मच्छर से। ये किसने डिस्कवर किया था? 1897 में रोनाल्ड रॉस, ये एक यूके के साइंटिस्ट थे, यूके के डॉक्टर थे, जो भारत में रहकर काम करते थे। उन्होंने हैदराबाद के एरिया में रहकर अपना रिसर्च किया 1897-98 में, और उन्होंने फाइनली ये डिस्कवर कर लिया कि ये मच्छर ही है जो मलेरिया के कॉजिंग फैक्टर को आगे बढ़ाता है या मलेरिया को फैलाता है। तो इसके कारण अब ये पता चल गया कि भैया मच्छर को रोक लो, बीमारी रुक जाएगी, लोग मरने से बच जाएंगे। तो अमेरिका ने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले उन्होंने वहां तख्ता पलट किया, बीमारी बाद में, पॉलिटिक्स पहले। तो देखो, ग्रैंड कोलंबिया वाला जो देश है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन कमजोर पड़ चुका था। उसमें अलग अलग देश अलग होना, जो आज के देश हैं वो सब विघटित होकर अलग होना चाह रहे थे। उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाएं आ चुकी थी। तो अमेरिका ने ग्रैंड कोलंबिया से फिर बात करी कि अरे भैया 80 साल पहले बात नहीं बनी, अभी पनामा कैनाल बनाने दो। उन्होंने मना कर दिया। तो अमेरिका वालों ने जाकर यहां के लोकल लोगों से बात करी, यहां के लोकल नेताओं से बात करी, कहा कि तुम्हें अलग देश बनाना है या इनके साथ रहना है, अपना कंट्री बनाओ, ठीक है, आओ चलो हम तख्ता पलट करवाते हैं, यहां पर हम तुम्हारी सरकार बनाते हैं। तो यूएसए ने वहां के नेताओं को सपोर्ट किया और पनामा देश अलग हो गया। ग्रैंड कोलंबिया पूरा विघटित हो गया एंड द न्यू कंट्री ऑफ पनामा वाज फॉर्म्ड 3 नवंबर 1903 में। और उनको इसी शर्त पे आजाद करवाया था अमेरिका ने, याद रखना, आजाद करवाया था कि कैनाल हम बनाएंगे, है ना दादा, तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलवा रहे हैं लेकिन कैनाल हम ही बनाएंगे। तो यूएसए को यह अधिकार मिल गया कि वो यहां पर कैनाल बनाएगा। कैनाल के आसपास की रक्षा सुरक्षा पूरी उसके जिम्मे होगी। इनफैक्ट कैनाल के आसपास की जो जमीन है कुछ किलोमीटर तक, इट विल बी अ स्पेशल कैनाल जोन, जिसमें पूरा मिलिट्री कंट्रोल भी यूएसए का होगा। इमेजिन करो कि आज कोई चाइना की कंपनी आकर मुंबई में पोर्ट बनाए और वो आसपास के 25 किलोमीटर में अपनी पुलिस, अपनी आर्मी चलाए। क्या हमें ऐसा अनुमति देंगे? ऑफ कोर्स नहीं देंगे। भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र है, लेकिन पनामा उस समय बहुत ही कमजोर देश था, नया नया बना देश था, तो उन्होंने ये परमिशंस दे दी। आज कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि पनामा के पास कोई पावर ही नहीं थी ना कहने की, ठीक है। तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन का परमिट दे दिया गया, और इसके लिए इन्होंने जो भी बजट दिया 10 साल काम चलाया 1904 टू 1914, और 10 साल में ये बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया। और इनका सक्सेसफुल होने के 2 रीजन थे। यूएसए क्यों सक्सेसफुल हुआ, फ्रांस क्यों फेल हो गया?
पहला कारण तो था इन्होंने लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये लॉक सिस्टम क्या है अभी आपको बताता हूं। और दूसरा, इन्होंने मलेरिया और येलो फीवर पर काबू पा लिया। तो मलेरिया और येलो फीवर से रोकने के लिए उनको पता था कि मच्छरों को रोकना है, तो 1 साल जाकर इन्होंने केवल हेल्थ प्रोग्राम चलाया, सैनिटेशन प्रोग्राम, जो कि आज भारत में हर नगर पालिका, हर म्यूनिसिपैलिटी चलाती है। क्या? वही पानी पड़ा है उसको हटा दो, कूलर में पानी नहीं होना चाहिए, टब्स में, टायर्स में, पुराने टायर में पानी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो स्टैंडिंग वाटर, क्योंकि मलेरिया के लार्वा वहीं पर पनपते हैं। तो इसीलिए स्टैंडिंग वाटर को पूरी तरह से साफ किया जाए, फ्यूमिगेशन किया जाए, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको थोड़ा अलग रखो, उन लोगों को क्वारंटीन करो। ये बेसिक चीजें हैं। 1 साल तक केवल ये किया। 1 साल तक उन्होंने पनामा को इंसानों के रहने लायक बनाया, ताकि उनकी 1-1.5 लाख की वर्कफोर्स वहां पर जा सके और रह सके, और इसका इनको फायदा होता है। तो जहां 10 साल में फ्रांस के कितने 22 से 30 हजार लोग मरे थे, अमेरिका के केवल 4,500 वर्कर्स की डेथ होती है। वो भी मोस्टली बीमारी भी थी, लेकिन जैसे ये वाले एक्सीडेंट भी थे कि गिर गए, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, इस तरह के एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल थे ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो अगर 10 में से 4 लोग मर रहे हैं ना, तो कोई काम करने भी नहीं जाएगा, जाना ही नहीं चाहेगा। तो एक तरह से यहां पर फोर्स्ड लेबर भी था। टू सम एक्सटेंट देयर वाज फोर्स्ड लेबर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनाल। और ओवरऑल अगर आप देखो तो यहां पर 30 से 40 हजार लोग डेफिनेटली मरे थे इस कैनाल को बनाने में, जिसके कारण आज ग्लोबल शिपिंग चल रही है। इन 40,000 लोगों की मौत के कारण आज अमेरिका में बैठा व्यक्ति चाइना से एक लैपटॉप ऑर्डर कर सकता है, और वो कंटेनर में चल के लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूयॉर्क उसके घर पहुंच जाएगा, बिकॉज दीज 40,000 पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, तो पहला, इन्होंने बीमारी को कंट्रोल किया, इसलिए सक्सेसफुल रहे। दूसरा, इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अमेरिका के इंजीनियर्स ने आकर देखा, आर्मी के इंजीनियर्स थे, उन्होंने आकर देखा कि यहां पर सीधा सीधा कैनाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सुएज कैनाल की तरह रेगिस्तानी इलाका नहीं है। फ्रेंच ने यही गलती करी थी। फ्रेंच लोगों का प्लान था कि सीधा एक कैनाल खोद देंगे, पहाड़ों को चीर देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो, कहने को ये पनामा का इस्तिमस बहुत ही पतला है, लेकिन इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो जब ऊंचे पहाड़ होते हैं तो कैनाल बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और पहाड़ों के कारण इशू क्या आता है कि आपकी वाटर की हाइट बड़ी होगी। अच्छा, एक और इशू है, थोड़ा सा पैसिफिक ओशन की हाइट अटलांटिक ओशन से ज्यादा है, तो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के लेवल में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो उन्होंने एक अनोखा और इनोवेटिव सिस्टम अपनाया, जिसको कहा जाता है लॉक सिस्टम। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है जमीन का। तो यहां पर आप देखेंगे अटलांटिक ओशन, ये रहा पैसिफिक ओशन। तो लॉक एक गेट है, एक चेंबर है, आप समझ लो एक गेट बंद करके पानी को रोका जाता है, और इसके अंदर यहां से पानी नीचे आता है, तो वाटर लेवल ऊपर बढ़ गया। तो यहां पर जो जहाज है उसकी हाइट बढ़ गई, फिर वो इस लॉक में जाएगा, फिर प्रोसेस रिपीट होगा, एक बार और उसे ऊपर चढ़ाया जाएगा, वो इसके अंदर आएगा, फिर यहां पर एक बड़े से लेक में क्रॉस करेगा, एंड अगेन वो नीचे लॉक सिस्टम से उतरेगा। आप अगर इसे देखना चाहें तो देखिए, ये लॉक्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान का एक फोटोग्राफ है। लॉक कुछ नहीं है, 2 बड़े बड़े गेट हैं जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना देते हैं, और इनमें फिर आप पानी को ऊपर या नीचे कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक जहाज आया, ये जहाज आता है, लॉक का गेट बंद होता है, और अब देखो पानी ड्रेन कर दिया तो इसका लेवल नीचे उतर गया। अब ये आगे बढ़ेगा और अगले वाले लॉक के अंदर इसे और नीचे उतारा जाएगा, पीछे दूसरा जहाज आ जाता है। तो ये जो लॉक्स हैं ये कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, इनके अंदर पानी आता है, ड्रेन होता है, नीचे आता है। अब देखो पानी इसमें भर गया, यहां पर फिर से पानी भर दिया गया। तो ये मैं बहुत फास्ट करके आपको स्पीड अप करके दिखा रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में 1-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक जहाज को ऊपर नीचे उतारने में 20 करोड़ लीटर पानी खर्च होता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एक जहाज को पूरा पनामा कैनाल क्रॉस कराने में 20 करोड़ लीटर मीठा पानी, बारिश का पानी व्यय हो जाता है। ये समुद्री पानी नहीं है। तो ये लॉक सिस्टम इज एन इंजीनियरिंग मार्वल इन इटसेल्फ। अच्छा, जो ये जहाज अंदर होते हैं ना, तो देखो इनको चलाने के लिए साइड में ये गाड़ियां लगा दी जाती है, ये इन जहाजों को खींचती है, क्योंकि जगह बहुत कम है, बहुत पतला है, आपस में टकरा ना जाए दीवार में जहाज, इसीलिए ये गाड़ियों के माध्यम से, इनको म्यूल्स कहा जाता है, म्यूल मतलब खच्चर, तो उन खच्चरों से इन्हें खींचा जाता है आगे। तो ये वाटर टाइट चेंबर या लॉक चेंबर जो हैं, इनके कारण हाइट को ऊपर नीचे करके ये पूरा सिस्टम बनाया गया। अच्छा, एक और चीज है, यहां ध्यान से देखो, ये गैटून लेक क्या है, तो गैटून नाम का एक डैम बनाया गया, इस डैम ने ये पानी रोका, और यहां पर इस मैप में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है यहां पर अटलांटिक, करीबियन सी है यहां पर, और ये क्या है, गल्फ ऑफ पनामा। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, इसके अंदर जहाज ट्रैवल करेगा। यहां पर कोलोन नाम का शहर है, यहां से ये जहाज एंटर करते हैं, लॉक्स के माध्यम से इनको ऊपर चढ़ाया जाता है। और ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है, जिसको मैं अभी लाल रंग से रंग रहा हूं, ये एक लेक है जिसका नाम है गैटून लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है जो गैटून डैम के द्वारा बनाया जाता है। और किस नदी पर यह डैम बना है ये लिख लो, लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी प्रेजेंटेशन के अंदर। चागरेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यूपीएससी पूछेगा कि चागरेस नदी कहां पर है, किस
कैनाल से रिलेटेड है या कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो चागरेस नाम की एक नदी है जो यहां पनामा के पहाड़ों से नीचे उतरती है और कहां जाती है, कैरिबियन सी में गिरती है। ये इसका नेचुरल कोर्स था। इसको इन्होंने यहां पर डैम बनाकर रोक दिया और इसके पीछे जो अब गैटून लेक बनता है, गैटून डैम से जो गैटून लेक बन रहा है, उस गैटून लेक के अंदर ही ये जहाज ट्रेवल करते हैं। तो यहां पर जो आपको इस इमेज में ये पानी नजर आ रहा है, दिस इज द गैटून लेक। ओके, तो ये गैटून लेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 करोड़ लीटर पानी जो है इसी लेक के अंदर स्टोर रहता है। वो 20 करोड़ लीटर पानी लॉक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जो यहां पर आप देख रहे हैं ये पानी जो भरा गया है, देखिए ये जहाज आया, अब ये जो पानी यहां भरा हुआ है ये गैटून लेक से आया है और फिर ये नीचे खाली हो जाता है, फिर वापस दूसरा पानी जो आता है वो भी गैटून लेक का आता है। तो ये गैटून लेक में पानी रहना इनके लिए बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पानी की कमी के कारण 1935-1936 में इन्होंने एक और डैम बनाया है इसी नदी पे, इसको मैडन डैम कहा जाता है, या फिर जो लेक बनता है उसको लेक अलायुएला कहा जाता है। ये वाला नाम भी लिख लो, मैडन लेक या मैडन डैम, MADDEN। तो ये चागरेस नदी पे ऊपर एक और डैम बनाया गया है। अब क्या होता है, गैटून लेक में कभी पानी की कमी है तो इस डैम से ये लोग पानी छोड़ देते हैं और यहां पर पानी आ जाता है। तो अभी 2022-23 के अंदर यहां पर पानी की भारी कमी रही थी क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं है, गैटून लेक में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो 20 करोड़ लीटर कहां से लाओगे, कहां से लाओगे भैया। तो इनको जहाज कम करने पड़े। एक दिन में जहां 35-36 जहाज ट्रैवल कर लेते थे कैनाल से, उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी घटाकर 18 तक ला दी इन 2023 क्योंकि बारिश कम हुई थी। अच्छा, ये जो लेक है, ये मीठे पानी का जो पूरा स्टोरेज है, इसी से ऑलमोस्ट पूरे पनामा में पीने का पानी जाता है। ये पनामा सिटी, कोलोन, क्रिस्टोबाल, ये सारे शहरों में पीने का पानी इसी गैटून लेक से जा रहा है। तो दोनों रिक्वायरमेंट है। 2023 में यह स्थिति हो गई थी कि लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं था। पनामा की सरकार ने कहा कि या तो हम लोगों को पीने का पानी दे सकते हैं या फिर देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इस कैनाल को ऑपरेट कर सकते हैं। और याद रखना, कैनाल ऑपरेट करने से पनामा देश का ऑलमोस्ट 1/4 रेवेन्यू आता है। वहां की जो गवर्नमेंट है उसका ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू केवल इस पनामा कैनाल के कारण आता है। बाकी सब कुछ 75% में निपट गया। पूरा देश ही ऑलमोस्ट यहीं बसा हुआ है, इसी एरिया में। सारे पॉपुलेशन सेंटर इनके इसी कैनाल के आसपास हैं। और अगर देश की जीडीपी की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 to 9% ऑफ द जीडीपी ऑफ पनामा इज फ्रॉम दिस पनामा कैनाल अथॉरिटी। यहां से जो रेवेन्यू आ रहा है उसी से चल रहा है। तो इनके लिए कैनाल चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेक गैटून का नाम याद रखना, चागरेस नदी का नाम याद रखना, मैडन लेक या लेक अलायुएला, ये उसका लोकल नाम है, उसका भी नाम याद रखना। ठीक है, तो इनको फ्लड किया जाता है, टू एलिवेट एंड ड्रेन किया जाता है। तो ये पानी की लिफ्ट की तरह काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एज लिफ्ट्स और एलिवेटर्स ऑफ शिप्स। अब बात करते हैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में। तो देखो, ये पूरा एरिया या कैनाल यूएस के कंट्रोल में था। 1914 में इन्होंने बनाकर इसको चालू किया। 50 साल तक बेफिक्र इन्होंने इसको चलाया। 1960s आते आते क्या होता है, यहां पर राष्ट्रवाद की भावनाएं तेजी से उभर कर आती हैं। तो पनामा के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि ये कैनाल की बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका का झंडा क्यों लगा रहता है, पनामा देश का झंडा होना चाहिए, कैनाल तो हमारा है। तो वहां के कुछ लड़कों ने चढ़कर झंडा बदल दिया। फिर कुछ प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर अमेरिका की पुलिस ने, अमेरिका की आर्मी ने गोलियां चला दी। 22 या 23 नौजवान मारे गए। तो एंटी अमेरिकन राइट्स शुरू हो गए पनामा में। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 1950s में सेम इजिप्ट में हुआ था। तो वहां के लोगों को लगा कि जब इजिप्ट के पास सुएज कैनाल का कंट्रोल आ सकता है तो हमारे पास भी आना चाहिए। तो पूरे 1960s में तनातनी चलती है। वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हालांकि वो सारी यूएस के सपोर्ट में थी, लेकिन फिर भी अपने ही लोगों को आप कब तक दरकिनार कर सकते हो। तो स्थिति इतनी खराब हो गई, दंगे इतने बढ़ गए कि यूएस एम्बेसी इवैक्यूएट करनी पड़ी। और फाइनली 1970s में दोनों देशों ने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत कैनाल का कंट्रोल पनामा को दिया जाएगा, यह तय किया गया। बाय द वे, वो जिस दिन 22 लोग मरे थे उसको वहां पर आज भी शहीदी दिवस या मार्टर्स डे के नाम से जाना जाता है। ये पनामा के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बन चुका है। 1977 में फाइनली वो संधि होती है जब यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर और पनामा के उस समय एक मिलिट्री जनरल थे वहां पर पावर में, टोरियोस उनका नाम था, उमार टोरियोस। इनके बीच में यह समझौता होता है कि 20 साल के अंतराल में, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, धीरे धीरे एक एक करके हम आपको पूरा एरिया दे देंगे। और याद रखना, केवल कैनाल का मैनेजमेंट नहीं बल्कि उसके आसपास का जो पूरा एरिया है, वहां पर यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस थे। उन्होंने कहा कि वो बेस भी हम खाली करके देंगे आपको। पूरा कैनाल ही एक तरह से यूएसए कंट्रोल करता था। दे हैड अ लार्ज मिलिट्री प्रेजेंस ओवर देयर। तो ये 20 साल लगा उनको वहां से विड्रॉ करने में। एंड फाइनली पनामा कैनाल अथॉरिटी की घोषणा करी गई। वहां की लोकल सरकार ने ये अथॉरिटी बनाई और अब यही उसे पूरी तरह से कंट्रोल करती है। अच्छा, इस पनामा कंट्रोल अथॉरिटी ने एक अच्छा काम भी किया है। 2006 में उन्हें लगा कि ये सिस्टम 100 साल पुराना थोड़ा छोटा पड़ रहा है। एक तो लॉक्स थोड़े पतले हैं,
तो बड़े जहाज इसके अंदर नहीं आ पाते, अब बड़े बड़े कंटेनर शिप्स बनने लग गए, तो इन्होंने एक्सपांशन प्रोसेस स्टार्ट किया। तो 2007 से लेकर 2016 के बीच में ये नए लॉक्स बनाए जाते हैं। सेम पुराने लॉक्स वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो ये पुराने लॉक्स यहां पर हैं और अब ये नए लॉक्स थोड़े चौड़े हैं और लंबे हैं ताकि इनमें बड़े जहाज आ पाएं। और जो बड़े जहाज इन नए लॉक्स में फिट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है नियो पैनामैक्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पैनामैक्स एंड नियो पैनामैक्स, ये दोनों क्लासिफिकेशन है जहाजों के। एंड ऑफ कोर्स नियो पैनामैक्स जहाज है तो उस पर टोल भी भारी लगता है, ठीक है। तो ये वहाँ के एक्सप्रेसवे हैं, इनमें टोल डबल लगता है। हमारे यहाँ होता है ना, जैसे नेशनल हाईवे में टोल थोड़ा कम है, लेकिन जो नए नए एक्सप्रेसवे बने हैं उनमें टोल प्रति किलोमीटर 2 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी सिस्टम है, लेकिन इनमें पानी का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने पानी को स्टोर कर रखा है। तो ये क्या करते हैं, वाटर को रीयूज करते हैं। पुराने वाले सिस्टम में क्या था, ये ऊपर गैटून लेक का पानी आ रहा है, यहां पर ये नीचे गया तो फिर वो समुद्र में बहकर चला जाता है, इसीलिए 20 करोड़ लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था। यहां पर थोड़ा वो बेटर किया गया है सिस्टम, क्योंकि पानी को ये लोग स्टोर करते हैं, रीयूज करते हैं, उसी से ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। बिजली ज्यादा जाएगी लेकिन पानी की बचत हो रही है। अब नए इश्यूज क्या हैं, तो देखो नए इश्यूज या फिर रिसेंट में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है पैनामा कैनाल में। सबसे बड़ी तो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बारिश कम हो रही है, गैटून लेक के अंदर पानी ही नहीं आ रहा है। चागरेस नदी का जो वाटर शेड है वहां धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन के कारण, जंगलों के कम होने के कारण बारिश घट रही है। और 2023 में तो हालत बहुत खराब थी। लास्ट ईयर ये पूरे साल न्यूज में था कि पैनामा कैनाल से जहाज पास हो भी पाएंगे या नहीं। लास्ट ईयर 36 से 25 तो कर दिया था, और 15 दिन का टाइम पीरियड ऐसा था जब दिन में केवल 18 जहाज क्रॉस करते थे इसे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। सुएज कैनाल की तरह नहीं है कि जहाज को अंदर डालो और निकाल दो भैया फुल स्पीड। नो, आपको लॉक्स के अंदर पानी ऊपर नीचे करने में काफी समय चला जाता है। तो एक दिन में 18 जहाज निकल रहे थे, जबकि कैपेसिटी 36 की है अगर पानी फुल है तो एल नीनो हो गया या एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण पानी की कमी है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर अभी आ रहा है। और इस चैलेंज को कम करने के लिए उन्होंने ये मैडन लेक बना दिया था 1930s में, लेकिन अब यहां पर भी पानी कम हो रहा है। तो हालांकि जब गैटून में कम होता था तो यहां से छोड़ देते थे ऊपर से पानी, तो थोड़ा नीचे फ्लो आ जाता था, लेकिन अब तो इसके अंदर भी कम है। तो कुल मिलाकर यहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड इट्स अ डेंस ट्रॉपिकल जंगल आउट हियर, पर ये धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। दूसरा जो जियो पॉलिटिकल इशू है वो है चाइना का यहां पर बढ़ता इंफ्लुएंस। तो देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पैनामा देश भी जुड़ चुका है। पैनामा इज वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जिन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया था। 2018 या 19 की बात है। और उसके बाद चाइना ने वहां पर 2 तो पोर्ट्स अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। जैसे उन्होंने, आपको पता ही होगा, श्रीलंका, म्यांमार, कई जगह पर पोर्ट्स अपने कंट्रोल में ले रखे हैं। वैसे ही पैनामा में भी 2 पोर्ट्स हैं, और कैनाल के ऊपर ऐसा एक बड़ा नया ब्रिज चाइना बनाएगा। तो जैसा ये ब्रिज बना हुआ है वैसा एक नया ब्रिज चाइना बना रहा है, और एक और नया कंटेनर शिप का पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। कुल मिलाकर चाइना का इंटरफेरेंस पैनामा कैनाल के कंट्रोल पे नहीं है। लेकिन आप समझो इस बात को, जब चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 2 बड़े पोर्ट्स, तीसरा बन रहा है, एक नया ब्रिज बनाकर वो आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव तो आएगा ना कि हमारे जहाजों को पहले निकलने दो। और ये हुआ है। चाइना के कुछ जहाजों ने पिछले साल, जब ये 36 से 18 हो गया था ना, तब चाइना ने फोन किया पैनामा कैनाल अथॉरिटी वालों को कि हाँ भैया, अगला इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमारे जहाज पहले निकलेंगे। तो इन्हें प्रेफरेंस दी गई थी कुछ जगहों पर। अच्छा, पैनामा कैनाल अथॉरिटी भी बहुत चालाक है। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए, प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा टोल दे दो। अगर आप डबल टोल दोगे तो आपको पहले निकाल देंगे। तो अमेरिका के जहाजों को डबल टोल देना पड़ा था। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डिले नहीं कर सकती कि भैया अमेजॉन का ऑर्डर है, हमें तो लैपटॉप आपका डिलीवर करना है 2 दिन में न्यूयॉर्क में, तो इसीलिए उन कंपनीज ने डबल टोल दिया। और इसी बात से ये कंपनीज नाराज हैं, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हैं कि हमें एक्स्ट्रा टोल देना पड़ रहा है उस कैनाल के लिए जिसे हमारे ही लोगों ने बनाया है 100 साल पहले। तो ये सब नहीं चलेगा, चाइना का कंट्रोल हम यहां पर नहीं सहेंगे। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप वैसे इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पर ये कितना अमल लाएंगे ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।